हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एपिसोड नंबर 9 में ऑसिलेशंस। एपिसोड 8 में कुछ लोगों को कुछ थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आई है और वो डिफ़िकल्टी इस बात में थी कि उसमें जो है तो लास्ट के जो कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स है वो आपको थोड़ी समझने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैंने थोड़े से फास्ट ले लिए थे, ठीक है ना। वो स्लो नहीं थे, थोड़े से फास्ट ले लिए थे और मुझे लगा कि शायद वो ट्रिग्नोमेट्रिक ज़्यादातर रिलेशंस है तो इसीलिए आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो देखिए, एपिसोड जो है वो काफ़ी लेंदी है, 1 आवर 15 मिनट कुछ लेक्चर है, तो उसका स्टार्ट का जो 50 मिनट है, एटलीस्ट 50 मिनट जो है स्टार्ट का, वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। तो आप उसको दोबारा देखिए, बहुत अच्छे से देखिए उसको और उसको समझ कर देखिए। तो उसके अंदर मैंने जो है तो ये वाला पॉइंट भी अपना पूरा रखा है, मतलब ये जो हम बताते हैं कि एक्चुअली सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन होता है उसी प्रोजेक्शन को हम ऑसिलेशन बोलते हैं ना। यहाँ पर अगर एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल जो है तो इस पॉइंट से निकल कर अगर वो इस पॉइंट तक आता है, ऐसे ही ना, ठीक है, हमने ये पहले पढ़ा हुआ है, समझो। यहाँ से पार्टिकल निकल कर यहाँ आता है तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ आता है, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्शन निकला यहाँ से था और वो यहाँ पहुँचा, ऐसे करके पहुँचा। उसके बाद ये पार्टिकल यहाँ आएगा तो प्रोजेक्शन यहाँ पहुँचेगा। तो हम ये देखते हैं कि ऑसिलेटिंग करता हुआ जो पार्टिकल है, देखो ये ऐसे है ना, ऑसिलेशन जो कर रहा है पार्टिकल ऐसे वर्टिकली, तो ये पार्टिकल ऐसा भी माना जा सकता है, ज़रूरी नहीं है, ये करता नहीं है, ये ऑसिलेशन है और ये सर्कुलर मोशन है, दे आर डिफरेंट थिंग्स। हम ये बता रहे हैं कि एक्चुअली ऑसिलेशन जो है ये हमारे सर्कुलर मोशन का, जो सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पर, उसका एक प्रोजेक्शन है। उसका प्रोजेक्शन मतलब उसका एक शैडो है जो वॉल पर पड़ता है। अगर एक आप देखते हैं कि एक वर्टिकल प्लेन में एक ऑब्जेक्ट को आप ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, ठीक है ना, ऐसे गोल गोल आप घुमा रहे हो एक ऑब्जेक्ट को, तो अगर आप उसको दीवार पर अगर देखोगे, मतलब अभी भी आप क्या कर सकते हो, एक बल्ब ऑन करिए आपके रूम का और क्या करिए कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन करिए, एक बॉल लेकर, समझ लीजिए उसको आपने धागा बांध कर ऐसे घुमा रहे हैं आप उसको, और आप वॉल पर चेक करेंगे तो वो आपको ऐसे मोशन करता हुआ दिखाई देगा। तो इसको बोलते हैं SHM एक्चुअली। तो SHM जो होता है ये सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, ये प्रोजेक्शन होता है सर्कुलर मोशन का। और दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, हमने वो बहुत बेसिक में मैंने उसको बताया है और काफ़ी डिटेल में मैंने उसको लिया है कि एक्चुअली अगर हमारा पार्टिकल यहाँ होगा तो हम उसके इक्वेशन कैसा लिखेंगे, अगर वो पार्टिकल यहाँ चला जाएगा तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, पार्टिकल यहाँ चलेगा तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे। आप उसको स्टेप बाय स्टेप सीखो, सिर्फ वो देखने के लिए नहीं है। आप जब ये वाले पॉइंट को आप देखोगे ना और सीखोगे कि हाँ ये क्वाड्रेंट के अंदर उसको ऐसा लिखा जाएगा, ये क्वाड्रेंट में ऐसे लिखा जाएगा, जब आप उसको सीख लोगे तब आपको फेज डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि फेज डिफरेंस उसके बाद का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस आपको बाद का कॉन्सेप्ट है जो कि फेज के बाद समझ में आता है। तो पहला चीज़ है आपको समझना कि ये फेज क्या होता है बोलकर, तो ये आपको समझना, ये पहली चीज़ है हमारी, और उसके बाद में आपको फेज डिफरेंस समझ में आएगा। तो आपने उसको एकदम ध्यान से देखना है, बहुत सारी चीज़ें उसमें समझ जाएगी। अब मैं यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिखता हूँ, देखो। तो देखो फेज एक्चुअली उसकी डेफिनेशन क्या है, फेज ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट एनी instant is a physical quantity which completely express the position and the direction of motion of the particle at that instant with respect to its mean position, ठीक है। ये पॉइंट तो मैंने लिखा था बोर्ड पर, आपको याद होगा अगर तो। इन ऑसिलेटरी मोशन द फेज ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज द आर्गुमेंट ऑफ द साइन और कोसाइन फंक्शन इन्वॉल्व्ड टू रिप्रेजेंट द जनरलाइज इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल। मतलब अगर आपके पास में एक इक्वेशन आप इस तरह से लिख रहे हो, अगर समझ लो एक इक्वेशन लिखते हैं अपन यहाँ पर, कि मैं इक्वेशन लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना, a साइन ओमेगा टी। अगर मैंने ये इक्वेशन लिखी है समझो, तो ऐसे लिखा मैंने, या फिर यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लिखा। पहले पॉइंट से अगर इसको देखेंगे तो पहले मैं उसको साइन थीटा लिखा था, फिर मैं उसको लिखा थीटा की जगह पर ओमेगा टी आया, साइन ऑफ ओमेगा टी। और टू बी प्रिसाइज अगर जाना है तो मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, है ना, ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहाँ पे आपको मालूम होगा कि यहाँ पर जो फाई है ये वाला, इसको बोला जाता है इनिशियल फेज। ये बताता है कि पार्टिकल एक्चुअली इनिशियली कहाँ खड़ा है, किधर जाना चाहता है, ठीक है ना, इनिशियल फेज बताता है वो, ये हो जाएगा इसे इनिशियल फेज। और ये जो थीटा है एक्चुअली, यानी कि ओमेगा टी प्लस फाई, ये जो है इसको फेज बोला जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फेज। तो बस आपने ये याद रखना है, फेज किसको बोलते हैं,
और इनिशियल फेज़ किसको बोलते हैं। ये दो चीज़ें आपको इसमें से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पर समझो इनिशियल फेज़ लिखा, अब इक्वेशन अपन लिखेंगे, इनिशियल फेज़ को ही एक और नाम दिया जाता है, इनिशियल फेज़ को एक और नाम दिया जाता है और इसका नाम होता है इपोक, है ना। ये लिखा था ना अपन ने उसमें एकदम स्टार्ट में, ये 2-4 लेक्चर पहले आई थिंक हो चुका है, फेज़ ऑफ पार्टिकल मैंने वहाँ पे डिटेल में समझाया था, ठीक है। ये पार्टिकल हमने इसको डिटेल में समझा था, ये फेज़ है, इस तरह से लिखा हमने। अब पार्टिकल्स कब सेम फेज़ में होते हैं और कब ऑपोजिट फेज़ में होते हैं ये समझो। मैंने आपको देखो इससे पहले भी ये बात समझाई थी कि फेज़ को देखा कैसे जाता है। समझो ये मेरा पार्टिकल का ऑसिलेशन का पाथ, ठीक है, ये पाथ है मेरा ऑसिलेशन का, और एक पार्टिकल है मेरा, छोटा क्यों ले रहे हैं हम पाथ, बड़ा पाथ लेंगे ना, चलो ले लेंगे, ये लो भाई ऐसे। और इसमें समझते हैं कि ये वाला जो है हमारा पार्टिकल का पाथ, ये उसका मीन पोजीशन है, ये उसका नेगेटिव एक्सट्रीम है, ये उसका पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ठीक है। और कई ये लेक्चर्स में ये बात रिपीट हो रही है, आप इस बात को समझो ज़रा कि यहाँ से जब पार्टिकल जा रहा है तो वो 90 डिग्री तक जाता है। यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री होता है ना, इसको सर्कुलर मोशन के साथ कंपेयर करो ना। यहाँ क्या हो जाता है, जब पार्टिकल यहाँ होता है एक्सट्रीम पोजीशन पर, तब वो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल कहाँ होता है 90 डिग्री पर खड़ा होता है। फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ क्या होता है 270 डिग्री होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे 360 डिग्री पे वापस आ जाते हैं। जब पार्टिकल इधर जा रहा होता है उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है ना, उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, वेलोसिटी पॉजिटिव होती है। और यहाँ से जब वापस आ रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, v = नेगेटिव होती है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, v नेगेटिव होगा। जब वो इधर जा रहा है तो भी v नेगेटिव होगा उसका, है ना। ये बात भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन बार बार जब आती है तो ये तो याद होना चाहिए ना फिर, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव वेलोसिटी, ये वेलोसिटी पॉजिटिव मीन की तरफ जा रहे हो तो। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और ये हो सकती है, देखो कि हम जब बताते हैं कि पार्टिकल का इनिशियल फेज़, मतलब देखो पार्टिकल हमेशा यहाँ से थोड़ी शुरू करेगा। अगर वो पार्टिकल यहाँ से शुरू करे या यहाँ से शुरू करे या यहाँ से शुरू करे, कहीं से भी अगर वो शुरू करता है तो उसके अंदर कुछ इनिशियल फेज़ है जिसको हम फाई बोलते हैं, ठीक है, उसको हम फाई बोल देते हैं, वो हमारा इनिशियल फेज़ कहलाएगा। और अब अगर आप ये देखेंगे कि दो पार्टिकल है अलग अलग, या एक पार्टिकल है, दो अलग अलग पार्टिकल एक ही पाथ पे, या फिर आप जो है तो देखेंगे उसको कि सेम टाइम पीरियड के साथ में अगर ऑसिलेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक पार्टिकल आपका ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, और वो कहीं तो यहाँ होगा, ठीक है, और ये ऐसे जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव वेलोसिटी है, समझो इसकी, है ना, ये पॉजिटिव वेलोसिटी है इसकी जाने की, ये जा रहा है क्योंकि उधर। और हो सकता है कि दूसरा पार्टिकल कहीं यहाँ हो और वो पार्टिकल कहीं इधर जा रहा हो नेगेटिव वेलोसिटी के साथ, है ना, ऐसे होगा। तो ये दोनों में फेज़ डिफरेंस कैसे निकालेंगे और कब होगा ऐसा कि दोनों पार्टिकल का फेज़ सेम समझा जाएगा। मैंने आपको ये जो है ये वाला पॉइंट, मैंने आपको सेम फेज़ वाला पॉइंट मैंने आपको इसमें भी बताया था, देखो अगर आपको ये याद होगी फिगर तो, है ना, ये वाली फिगर के अंदर भी हमने देखा था कि सेम फेज़ किसको बोला जाता है कि नहीं, ये ऐसा था ना, देखो ऐसा था, है कि नहीं। तो ये वाले इसके अंदर में हमने क्या देखे थे, ये साइनोसॉइडल वेव, ये इसी को रिप्रेजेंट करती है, ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। ये ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करती है, देखो यहाँ पे हम अगर बताते हैं कि ये वाला एक पार्टिकल है तो ये 0 पर है। दूसरी बार ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो इस जैसा फेज़ रखता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, पार्टिकल का नाम दे देते हैं। ये पार्टिकल का नाम A है, ये पार्टिकल का नाम B है, ये हुआ C, ये हुआ D, ये हो गया पार्टिकल E, ये हो गया F और ये हो गया G, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे कि इसमें से फेज़ सेम किस किस का है, किस किस का फेज़ सेम दिख रहा है आपको, ये पार्टिकल्स है सारे के सारे, ठीक है ना, ये सारे पार्टिकल्स है। तो इसमें से कौन से ऐसे पार्टिकल है जिनका फेज़ सेम है, समझो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो मेरे को दो ऐसे पार्टिकल दिख रहे हैं जिनका फेज़ सेम दिखाई दे सकता है जनरली। देखो पार्टिकल A और E हैविंग सेम फेज़, क्यों ऐसा, क्योंकि देखो ये भी A के बाद में देखेंगे आप, तो ये पार्टिकल के बाद में आप देखेंगे तो जो ग्राफ है हमारा वो ऊपर की तरफ जाता है, और ये वाला भी देखेंगे E के बाद तो ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ जाता है। मतलब जब वेव मोशन पढ़ेंगे ना हम, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा ये पार्टिकल का इंपॉर्टेंस क्या है। अभी तो ये फेज़ समझने का इंपॉर्टेंस क्या है वहाँ पे आपको पता चलेगा, कहाँ पे, जब हम वेव्स पढ़ेंगे इसके बाद का चैप्टर। तो फिर यहाँ पे A और E जो है ये दोनों सेम फेज़ में है, क्योंकि E वाला पार्टिकल नीचे और A वाला ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि दोनों ही अगर देखा जाए तो दोनों भी सेम फेज़ में है। दोनों का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुका है और दोनों अब ऊपर की तरफ जाने वाले, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है और ये नीचे नेगेटिव एक्सट्रीम है, ठीक है, दिस इज़ पॉजिटिव एक्सट्रीम और दिस इज़ नेगेटिव एक्सट्रीम। तो ये दोनों भी अभी क्या कर रहे हैं, A वाले अपना एक पाथ कंप्लीट कर चुके हैं, अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुके हैं। एक ऑसिलेशन कैसा होता, ये ऐसे होता, पार्टिकल यहाँ से निकलता, यहाँ से निकल कर वो टॉप तक जाता है,
फिर वापस आता है, फिर नीचे जाता है, फिर नीचे जाकर फिर यहाँ तक आता है। तो यहाँ पर जब वो वापस आ जाएगा तो उसका एक ऑसिलेशन हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे हम ए का एक ऑसिलेशन हो चुका है और ई का भी हो चुका है, इसलिए वो जगह पे। अच्छा, और कौन से पार्टिकल सेम है? तो देखो बी और एफ, ये दोनों भी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे हो, इसके बाद वो नीचे चलने वाले। तो हम लिखेंगे कि बी और एफ जो है इनका भी सेम फेज़ है, ये भी सेम फेज़ में है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे सी और जी जो है वो भी सेम फेज़ में है, जी सी जो है ये भी सेम फेज़ में है। लेकिन ऑपोजिट फेज़ में कौन है अब? तो हम बोलेंगे ए और सी ऑपोजिट फेज़ में है, ए और सी हैविंग ऑपोजिट फेज़। ऑपोजिट फेज़, फेज़ का मतलब चलने की डायरेक्शन और पोजीशन, ठीक है। फेज़ का मतलब ये होता है। तो अब ये देखो आपका सी देखेंगे आप, तो सी पे एक्चुअली उसका एक ही चक्कर पूरा नहीं हुआ अभी। कैसे? देखो, अगर आप बोलते हो कि ऑब्जेक्ट यहाँ से निकला, पहले वो यहाँ जाता है, एक यहाँ से वापस आता है, तो वो उसी जगह आ गया ना वापस, तो वो ही है सी। उसके बाद वो जाएगा नीचे, और नीचे के बाद फिर से वापस आएगा, तो वो फिर से मीन पे हो गया, मतलब ई पर, समझे। यहाँ से हम ए से निकल कर बी पे गए तो अब यहाँ आ जाते हैं, जब बी से सी पे आए तो वापस इधर आ जाते हैं यहाँ पे, फिर सी से डी पर गए तो यहाँ पे हम, और डी से ई पर आए तो हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो हम देखेंगे ए और सी का, या सी और ई का, सी और ई का, इनका भी फेज़ जो है ये ऑपोजिट फेज़ है, समझे, ये भी ऑपोजिट फेज़ में। और बी और डी को देखेंगे तो ये भी ऑपोजिट फेज़ में है। ऑपोजिट फेज़ में क्यों है? ये ऑपोजिट फेज़ में इसलिए क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशंस पे खड़े हैं। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर खड़ा है, ये नीचे आने की तरफ है, और ये निगेटिव एक्सट्रीम पर खड़ा है, ये ऊपर जाना चाहता है, ठीक है। इसके पाथ पे अगर देखेंगे तो इसके पाथ पर जो उसका चलने का डायरेक्शन है, वो चलने का डायरेक्शन उसका अलग होता है। बात समझे आपने, ठीक है। तो अब इसी पॉइंट को हम फेज़ के वर्ड्स में लिखते हैं। क्यों? कहाँ है फेज़? ओहो, फेज़ तो मैंने लिखा ही नहीं था। देखो क्यों नहीं लिखा था, ये समझाने के लिए। पहले ये समझ में आ गया ना, अब इसका फेज़ लिखते हैं। फेज़ क्या होगा? यहाँ पे 0 फेज़ होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये वाले पॉइंट पे π/2 होता है, यहाँ पे क्या होता है पाए, ये 3/2 पाए, और ये क्या होता है 2 पाए, समझे। तो अभी ऐसे दो पार्टिकल जिनका फेज़ सेम है, इनके बीच में फेज़ डिफरेंस कितना है? देखो बोला ए और ई, ए और ई, इनके बीच में फेज़ का डिफरेंस कितना दिख रहा? देखो ये वाला पार्टिकल 2 पाए पे खड़ा है और ये पार्टिकल 0 पे, तो मतलब फेज़ डिफरेंस कितना है? इनका फेज़ डिफरेंस लिखो बोला, तो हम बोलेंगे इनका फेज़ डिफरेंस है 2 पाए का। क्या लिख रहे हैं हम? ये फेज़ डिफरेंस, ठीक है, फेज़ डिफरेंस 2 पाए। अच्छा, और बी एफ का देखो बोला, बी और एफ, तो एफ कहाँ खड़ा है? ये 2.5 बोलेंगे ना इसको, 5/2 पाए पर खड़ा है। 5/2 पाए माइनस π/2, मतलब देखो 2.5 पाए में से आधा पाए चलेगा तो कितने बचे? 2 पाए। तो इनका फेज़ डिफरेंस भी कितना है? 2 पाए। अरे वाह। अच्छा, सी और जी का देखो बोला, ये सी है, ये पाए पर खड़ा है, और जी जो है ये 3 पाए पर खड़ा है ना, 3 पाए पर खड़ा है वो, 3 पाए। तो 3 पाए माइनस पाए बोले तो कितना रहता? फिर से फेज़ डिफरेंस 2 पाए। मतलब जब फेज़ डिफरेंस 2 पाए का है तो वो सारे पार्टिकल कैसे हैं? सेम फेज़ में। अच्छा, उसके बाद ए सी को देखो बोला, ए और सी कितना फेज़ डिफरेंस है? देखो पाए, और ये कितने पे है? 0, तो इसलिए फेज़ डिफरेंस कितना है इनका? पाए का फेज़ डिफरेंस है, ठीक है। फेज़ डिफरेंस पाए, किसमें? ए और सी में। अच्छा, उसके बाद मैं लिखा सी और ई, सी और ई को देखो तो ये 2 पाए है और ये कितना है? पाए है, तो ये भी कितना हुआ? फेज़ डिफरेंस पाए का हुआ। अच्छा, ई और कौन है? बी और डी को देखो तो बी कितने पे है? आधे पाए पे, और डी कितने पे है? 1.5 पाए पे। 1.5 पाए माइनस आधा पाए बोले तो कितना हुआ? 1 पाए, है ना, ऐसे हुआ। अच्छा, और इनको एक बार और देखो बोला, यहाँ से हम जी से और आगे अगर जाती ना ये साइकिल, अगर ये और आगे जाती तो यहाँ मिलती ना साइकिल जी, एच आ जाता है, यहाँ पर एच आ जाता है। ये 3 पाए है तो ये 4 पाए आ जाता है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि एच और ए जो है, क्योंकि एच के बाद भी देखो साइकिल ऐसी जाने वाली ऊपर, ए के बाद भी साइकिल ऊपर जा रही है, मतलब कि हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा? ए और एच भी सेम फेज़ में है, ए और एच ये भी सेम फेज़ में है, तो इनका फेज़ डिफरेंस कितना है? ए और एच का 4 पाए का फेज़ डिफरेंस है। अच्छा, और सी और जी को देखो भला, ये क्या दिख रहा है आपको? सेम फेज़ में दिख रहा है ना, 3 पाए माइनस पाए, सी और जी ये भी सेम फेज़ में है। तो पहले लिख दिया था ना मैंने वो, सी और जी, ठीक है, उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी एच और ई की बात करते हैं। एच और ई, इसमें कितना है? 4 पाए, और ई कितना है? 2 पाए, मतलब ये दोनों भी 2 पाए के डिफरेंस पे। अच्छा, एच 4 पाए पे है, और समझ लो सी जो है, सी और एच देखो, सी और एच को देखो बोला ज़रा, सी के बाद में ग्राफ नीचे जाता है, एच के बाद ग्राफ ऊपर जाता है, मतलब दोनों अपोजिट फेज़ में हुए, दोनों
ऑपोजिट फेज में फेज डिफरेंस कितना है देखो दोनों का, 4 पाई माइनस पाई कितना हुआ 3 पाई। अरे वाह, ये वाले फिगर से हमको ये समझ में आ रहा है कि फेज डिफरेंस जो है पार्टिकल्स का, वो अगर 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसा होता है तो वो पार्टिकल सेम फेज में होते हैं, और अगर फेज डिफरेंस पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई ऐसे होता है तो वो पार्टिकल्स कैसे है, ऑपोजिट फेज में है ना। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर, सेम फेज की डेफिनेशन लिखता हूँ। देखो सेम फेज मतलब टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल आर सेट टू बी इन सेम फेज इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई और पाथ डिफरेंस इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। इसका मीनिंग क्या है समझते हैं। देखो ये क्या था यहाँ पे लिखा हुआ, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये क्या होना चाहिए फेज डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, या फिर पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ फेज और पाथ किसको बोलते हैं, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस क्या होता है एक्चुअली। ये देखो ये हमारे पास में 2 साइकिल है। 2 साइकिल कैसे होते हैं, ये देखो यहाँ से शुरू होती है फर्स्ट साइकिल, ऐसे एक क्रेस्ट आता है, एक ट्रफ आता है, उसके बाद में ये एक साइकिल कंप्लीट, फिर यहाँ से निकलेगा एक क्रेस्ट एक ट्रफ आएगा और ये दूसरे साइकिल कंप्लीट। ठीक है, ऐसे हुआ। अच्छा अब इसके अंदर देखो मैं कुछ नाम रखता हूँ यहाँ पर, इसका नाम होता है 0, इसको बोलते हैं अपन पाई बाय 2, यहाँ पे बोला जाता है पाई, यहाँ पर होगा 3 बाय 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई रेडियन है नहीं, ठीक है, ये रेडियन में आप बता रहे हो यहाँ पर 2 पाई, फिर यहाँ पे बताएंगे आप 3 बाय 2 पाई, यहाँ पर क्या बताएंगे 1.5 पाई हो गया, ये 2 बाय 2.5 पाई 5 बाय 2 एक्चुअली, और यहाँ पे 3 पाई। ठीक है, और यहाँ से जाएंगे तो 3.5 यानी 7 बाय 2, और ये 4 पाई। आप समझा यहाँ तक के, ठीक है, ऐसा हुआ। अब लैम्बडा किसको बोलते हैं, देखो एक्चुअली क्या होता है, एक जो ये होती है ना कंप्लीट एक साइकिल जो होती है, इसको एक लैम्बडा बोलते हैं। किसको बोलते हैं एक लैम्बडा, एक कंप्लीट साइकिल को बोलते हैं लैम्बडा मतलब ये डिस्टेंस होता है एक्चुअली। ठीक है, ये होता है एक डिस्टेंस इन अ वेव, एक वेव के अंदर में डिस्टेंस जो होता है ना उसको लैम्बडा बोलते हैं। लैम्बडा जो होता है वो 2 पाई के बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग होता है वो लैम्बडा करस्पॉन्डिंग 2 पाई फेज, इसको बोलते हैं पाथ, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे दिस इज पाथ, दिस इज फेज। जब पार्टिकल जो है एक पाथ लैम्बडा कंप्लीट करता है तो उसका फेज 2 पाई से चेंज हो जाता है। ठीक है, 2 पाई से उसका फेज चेंज होता है, तो एक लैम्बडा आया। तो अगर मैं बोलूँ फिर कि पाई के लिए कितना होगा, तो अपन लिखेंगे फिर यहाँ पर कि पाई के लिए ये वैल्यू लैम्बडा बाय 2 होगी, है ना, लैम्बडा बाय 2 होगी। तो अगर मुझे देखना है कोई भी फेज डिफरेंस को पार्ट डिफरेंस में कन्वर्ट करना है तो इसका एक्चुअली एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला मैं आपको अभी बता भी सकता हूँ वैसे कि उसमें क्या है, कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं वो। तो देखो ये जनरल फार्मूला है इसका, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पार्ट डिफरेंस। कहाँ से निकाला हुआ है, ये यहीं से आया है, ये लॉजिकल स्टेटमेंट है इसका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 पाई बाय लैम्बडा। अगर मैं यहाँ पर लैम्बडा की जगह एक्स डिस्टेंस रखता हूँ कि मुझे एक्स डिस्टेंस चलने के बाद, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, पाथ बोले तो डिस्टेंस है, और ये क्या है फेज, ये एंगल है, तो ये एक्चुअली डिस्टेंस को एंगल में कन्वर्ट करता है ना, डिस्टेंस और ये एंगल है आपका। तो ये आपको बता रहा है कि आप ये अगर चलते हो, ये डिस्टेंस चलते हो तो कितना एंगल आप कवर कर चुके हो ऑसिलेशन के हिसाब से। तो हम ऐसे से निकालते हो फेज। जैसे कि अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि फेज है मेरा 3 पाई का, देखो ज़रा 3 पाई का मेरा फेज है, तो इसका करस्पॉन्डिंग मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है, समझो। फॉर एग्जांपल 3 पाई का मेरा फेज है तो मुझे इसका पाथ चाहिए, हाउ मच इज़ द पाथ। तो अगर मैं ऊपर आपको यहाँ पे बताऊँ तो देखो ये एक लैम्बडा हुआ, कहाँ तक 2 पाई तक, और ये कितना हुआ, ये और एक लैम्बडा हो जाएगा, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, इसको क्रेस्ट बोलते हैं और इसको ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है इसको ट्रफ बोला जाता है। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलाकर एक वेव पूरी बनती है अपनी। तो यहाँ पर हम वेव के वर्ड्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली वेव में होता है पूरा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ 2 पाई और लैम्बडा, इसीलिए मैं यहाँ पर वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ उसके, नहीं तो ये वेव में काम आता है अपने। तो ये क्रेस्ट और ये एक ट्रफ, ये मिलाकर एक वेव आपकी बनती है। तो ये कितना हो गया, एक लैम्बडा, और ये कितना हो जाएगा 2 लैम्बडा, है ना, ऐसे हो जाएगा 2 लैम्बडा हो जाएगा यहाँ पर। तो हम ये ऐसा देख सकते हैं कि ये 2 लैम्बडा की बजाय अगर मैंने आपको सिर्फ 3 पाई चलो बोला तो आप क्या करेंगे, 1 पाई यानी कि लैम्बडा बाय 2 चले,
2 पाए पूरा लैम्बडा चले, 3 पाए 1.5 लैम्बडा चढ़े। तो यहाँ पर अपनी इक्वेशन कैसे आ जाती है, इसको 3 पाए है आपके पास में, आपको पाथ डिफरेंस चाहिए। तो मेरे पास ये अगर पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है तो देखो मैं क्या लिखूंगा उसको, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, देखो लैम्बडा ऊपर जाएगा डिवाइड बाय 2 पाए आएगा और इनटू फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस को फाई से डिनोट करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, लैम्बडा अपॉन 2 पाए, और फेज की वैल्यू कितनी है, फेज की वैल्यू 3 पाए है, तो पाए ने पाए को मार दिया, 3 लैम्बडा बाय 2, वही आया ना आंसर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना, 3 लैम्बडा बाय 2, समझे, ऐसे हो गया। तो ये हो गया पाथ डिफरेंस। और अगर आपको पाथ डिफरेंस दे दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि 7 लैम्बडा बाय 2, 7 लैम्बडा बाय 2 आपके पास में ये क्या है, ये एक पाथ डिफरेंस है, इसका फेज बताओ। तो फेज का ये फॉर्मूला एज इट इज यूज़ कर लेना, फेज फाई इज इक्वल्स टू, डेल्टा फाई भी बोलते हैं उसको कुछ लोग, अपन उसको फाई भी बोल सकते हैं, लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, तो अपने को निकालना पड़ेगा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाए अपॉन लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, पाथ डिफरेंस इज 3 लैम्बडा बाय 2, सॉरी 7 लैम्बडा बाय 2 है ना। तो ये लैम्बडा ने लैम्बडा को मार दिया, देखो ये 2 ने ये 2 को मार दिया, मतलब कितना हो गया 7 पाए, समझे बात को, ऐसे हो जाएगा। तो फेज कितना है आपका 7 पाए, मतलब अगर आपका पार्टिकल 7 लैम्बडा बाय 2 चला है तो उसका मतलब हुआ कि वो 7 पाए चल चुका है, सही बात है ना, ऐसे हो गया है। ठीक है, ये ऐसा है 7 पाए। तो इस तरह से हम देखते हैं, देखो ना यहाँ पर 1 पाए बोले तो 1 लैम्बडा बाय 2, 2 पाए मतलब 2 लैम्बडा बाय 2 यानी कि लैम्बडा है ना, 3 पाए बोले तो 3 लैम्बडा बाय 2, 4 पाए मतलब 4 लैम्बडा बाय 2। बस आपने लैम्बडा के पाए हटाकर लैम्बडा लगाना। अभी इसका शॉर्टकट देख लो, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, कोई भी फेस को कोई भी कन्वर्ट करो पाथ डिफरेंस में। जैसे मैंने आपको दिया 15 पाए बाय 4 तो हमने ये देखा है अभी हमने देखा था ये कि 2 पाए का करस्पॉन्डिंग होता है लैम्बडा और पाए का करस्पॉन्डिंग होता है लैम्बडा बाय 2, है ना, लैम्बडा बाय 2 होता है। तो पाए हटाओ लैम्बडा बाय 2 लगाओ, बस ये शॉर्टकट है उसका। पाए हटाकर क्या लगाएंगे, लैम्बडा बाय 2 लगाएंगे। तो फिर आंसर कैसे आएगा हमारा, इसका आंसर कैसे हो जाएगा, ये 15 जैसे कि वैसे, पाए को हटाकर लैम्बडा बाय 2 लगाना है तो ये आ जाएगा लैम्बडा बाय 2 और नीचे 4 जैसे कि वैसे, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 15 लैम्बडा अपॉन 8। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो लैम्बडा के फॉर्म में, 7 लैम्बडा बाय 4, इसका फेस बताओ। तो इसका फेस कितना आ जाएगा, लैम्बडा हटाओ, देखो लैम्बडा हटाओ 2 पाए लगाओ, है ना, लैम्बडा हटाकर 2 पाए लगाओ या फिर लैम्बडा बाय 2 हटाकर पाए लगाओ, दोनों में से कोई जो आपको याद रहता है। मेरे को लैम्बडा याद रहता है, 2 पाए हटा मुझे लगाना याद रहता है, तो मैं क्या लिखूंगा 7 बाय 4 इधर लिखूंगा और लैम्बडा की जगह पे 2 पाए लिखूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 2 से ये चला गया नीचे 2, तो ये हो गया 7 बाय 2 पाए, 7 बाय 2 पाए की जगह पर 7 लैम्बडा बाय 4। आप समझे, तो इस तरह से आप फेज़ को पाथ में और पाथ को फेज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फेज़ और पाथ का कन्वर्जन। तो अपन ने ये देखा अभी कि फेज़ डिफरेंस हम निकाल रहे थे, हमारी जो कन्वर्जेशन जो चल रही थी सबसे पहली वो क्या चल रही थी कि ये देखो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाई थी ना, इसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको पाथ डिफरेंस और फेज़ डिफरेंस देखना है तो कैसे देखेंगे, सेम फेज़ में कौन से पार्टिकल होंगे, जो पार्टिकल के बीच में 2 पाए का फेज़ डिफरेंस होता है या 2 पाए का करस्पॉन्डिंग, देखो 2 पाए का करस्पॉन्डिंग कौन है, लैम्बडा, उसका पाथ डिफरेंस होता है। तो हम ऐसे देखेंगे यहाँ पर कि जिनके बीच में इवन मल्टीपल ऑफ पाए, इवन मल्टीपल मतलब 2 4 6 8 ऐसा हो जाएगा इवन मल्टीपल, और लैम्बडा बाय 2 का भी इवन मल्टीपल मतलब 2 लैम्बडा बाय 2 4 लैम्बडा बाय 2 ऐसा, या फिर उसको इंटीग्रल मल्टीपल भी बोल सकते हैं लैम्बडा का। ठीक है, तो चलो इसको वर्ड्स में हम लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, देखो ज़रा, सेम फेज़ को हम लिख रहे थे ना यहाँ पर, तो देखो सेम फेज़ कब होता है, जब 2 पार्टिकल के बीच में फेज़ डिफरेंस हो। तो यहाँ पे फेज़ डिफरेंस करके लिखेंगे अपन सेम फेज़ के लिए फेज़ डिफरेंस कितना चाहिए अपना, फेज़ डिफरेंस शुड बी 0 होना चाहिए, दोनों एक जगह से शुरू करें, या दूसरे वाले ने 2 पाए से शुरू किया या 4 पाए से शुरू किया या 6 पाए से या फिर 2n पाए से। n की वैल्यू 1 करो तो 2 पाए, n की वैल्यू 2 करो तो 4 पाए, n की वैल्यू 3 करो तो ऐसी वैल्यू हो जाती है। n की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि n की वैल्यू जो है ठीक है, n की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसी हो सकती है। ओके, ये हुआ आपका सेम फेज़। ऑपोजिट फेज़ कैसे होगा फिर, अब
तो देखो ऑपोजिट फेज क्या होता है, व्हेन टू पार्टिकल्स आर सेड टू बी इन ऑपोजिट फेज इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ, ये देखो अब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, या फिर पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ठीक है, ऑड मल्टीपल मतलब फेज डिफरेंस कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे उनके फेज का डिफरेंस होना चाहिए, फेज डिफरेंस यहाँ पे जीरो नहीं चलता क्योंकि जीरो उसने ले लिया ना, सेम फेज वाले ने, जीरो उसके पास है, 2 पाई भी उसके पास है, तो अपने पास क्या आएगा फिर पाई, 3 पाई, 5 पाई और 2n+1 पाई। 2n+1 बोले तो n की वैल्यू 1 रख के देखो, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2+1 इज 3 पाई। n की वैल्यू 0 रखो तो ये हो जाएगा 0, ये 1 पाई है ना। तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक शुरू होगी, तो n की वैल्यू लग सकती है 0, 1, 2, 3 एट्सेट्रा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और इसका पाथ कैसे होना चाहिए, देखो पाथ डिफरेंस दो पार्टिकल का कैसा होना चाहिए, आउट ऑफ फेज होने के लिए, मतलब ऑपोजिट फेज में होने के लिए, तो हम बोलेंगे इसको कि पाथ डिफरेंस, पाई के जगह पे कौन आएगा, लैम्डा बाई 2। तो देखो आ गया लैम्डा बाई 2। इसका पाथ डिफरेंस नहीं लिखा मैंने, फेज डिफरेंस लिखा था, ओके फेज पाथ भी लिख देता हूँ। देखो पाथ क्या होना चाहिए, 0 के लिए 0, 2 पाई के लिए 1 लैम्डा, 4 पाई के लिए 2 लैम्डा, 6 पाई के लिए 3 लैम्डा, ऐसे करते करते n लैम्डा अगर ये होता है, या फिर आप इसको लिख सकते हो n लैम्डा को 2n लैम्डा बाई 2, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों भी तरीके से लिख सकते हैं आप। तो सेम फेज होगा। और अपोजिट फेज के अंदर में पाथ कैसे होगा, देखो 3 पाई की जगह पे लैम्डा बाई 2, 5 पाई की जगह पे लैम्डा बाई 2, और n की जगह पे पाई की जगह पे लैम्डा बाई 2, तो ये आ जाएगा 2n+1 और ये आ गया लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा सब आपका आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज और सेम फेज का मतलब अगर आप देखा जाए तो देखो वही होता है कि अगर, तो देखो सिंपल फेज का मतलब ये होता है, देखो ये पार्टिकल अगर समझ लो शुरू करते हैं, कहाँ से इन्होंने शुरू किया होगा, कहाँ पे ख़त्म करेंगे, हम उसको जब बताते हैं ना, तो उसको हम सेम फेज और अपोजिट फेज बताते हैं। जैसे कि ये दोनों देखेंगे आप, अगर पार्टिकल 1 और 2 ये दोनों एक्सट्रीम पर खड़े हैं, तो ये इनको बोला जाता है आउट ऑफ फेज, है ना। इनको क्या बोला जाएगा, ये है आउट ऑफ फेज। इनके बीच में पार्टिकल का, इनके बीच में अगर देखेंगे आप तो डिफरेंस कितने का है, लैम्डा का डिफरेंस होगा। और इनके बीच में अगर देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 पाई का पाई का जो है तो ये होगा अपने फेज डिफरेंस, और लैम्डा बाई 2 का फेज डिफरेंस कितने का, पाई का, और लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस होगा। हाँ करेक्ट कीजिए बात को, तो लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस होगा और पाई का फेज डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अब ये दोनों है ऐसे जा रहे हैं। अगर ये दोनों कभी कोई ऐसा मौका आ जाए जब ये दोनों ऐसे हो जाएं, इस तरह से, देखो इस तरह से, ये पार्टिकल 1 हो आपका और दूसरा वाला भी इधर ही जा रहा हो, है ना, दूसरा वाला भी इधर ही जा रहा हो, तो इनको बोलते हैं सेम फेज। इनको क्या बोलते हैं, सेम फेज बोला जाता है। ठीक है, सेम फेज, दोनों यानी एक ही जैसे चल रहे हैं, दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, किसी जगह ऐसा आ जाए कि ये दोनों कहीं मिले और कहीं मुलाकात हो, और वो भी ऐसी हो कि एक इधर जा रहा हो और दूसरा इधर जा रहा हो, है ना, ऐसे। तो ये क्योंकि मैं ऐसे उनको इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उनके फेसेस दिखने चाहिए ना एकदम करेक्टली, तो इसलिए मैं उनको इस शेप का बना रहा हूँ, एक्चुअली रॉकेट शेप का। ठीक है, ऐसा है। तो अब ये देखो, ये दोनों अपोजिट फेज है, देखो इसको क्या बोलते हैं, ये अपोजिट फेज है दोनों भी, दिस इज़ अपोजिट फेज, दिस इज़ सेम फेज। ठीक है, और हम इसको यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, ये अपोजिट फेज सेम फेज हुआ। अच्छा, ऐसा हुआ देखो कि हमारा सेकंड पार्टिकल एक जगह रुका हुआ है, पहले वाले पार्टिकल ने एक चक्कर पूरा किया, चल कर आया, एक चक्कर उसका पूरा हो गया, फिर अब ये दोनों साथ में चलने लगे, तो कैसे हो गए, सेम फेज में, है ना, सेम फेज में। उनके बीच में पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका 0, इसका 2 पाई, क्योंकि ये 2 पाई चल चुका है ना। देखो ये यहाँ से जब चलकर यहाँ तक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ से निकल कर इधर आया तो 180, इधर आया तो 270, है ना, 270, और फिर यहाँ पे आया 360 मतलब 2 पाई। तो ये वाला पार्टिकल उसके बाद शुरू करता है थोड़ी देर बाद, तो पहला वाला पार्टिकल 2 पाई रेडियन आगे होता है, लेकिन चलने में दोनों साथ में, दोनों यहाँ पे साथ में रहेंगे, ऐसा होगा। तो इनको बोला जाता है ऑपोजिट फेज और सेम फेज। ठीक है, बात अच्छे से क्लियर हुई है। तो इसको बोला जाता है आउट ऑफ फेज और सेम फेज। सेम फेज में क्या होगा, सेम फेज वाले पार्टिकल्स जो होंगे उनका पार्ट डिफरेंस जो होगा मेनली तो लैम्डा हो सकता है, और फेज डिफरेंस 2 पाई का हो सकता है। ये फर्स्ट केस है।
ये फर्स्ट केस है। तो आप क्या कर सकते हो, पहला केस तो उनका 2 पाई के अंदर ही लेना है, ठीक है। उसके बाद का केस उनका जो है तो ये वाला रहेगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऐसा होगा। क्योंकि हर देखो ये वाला पार्टिकल चला यहाँ से, एक चक्कर पूरा करके आया तो 2 पाई आगे बढ़ गया, वो दूसरा चक्कर पूरा करके आया तो 4 पाई आगे बढ़ गया, तीसरा चक्कर पूरा करके आया तो 6 पाई आगे बढ़ गया। और ये उसके साथ अगर निकलता है कभी भी, ये दोनों साथ में निकलते हैं तो दोनों की इक्वेशन एग्जैक्टली सेम चलेगी। दोनों इधर जा रहे हैं, दोनों साथ में वापस आ रहे हैं, दोनों साथ में जा रहे हैं, दोनों साथ में वापस आ रहे हैं, ऐसे। तो उसको बोला जाता है सेम फेज में कब होते हैं वो, जब या तो उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस ना हो, वो 0 से शुरू करे, या तो फिर एक 0 से शुरू करे और दूसरा 2 पाई से, एक 0 से शुरू करे दूसरा 4 पाई से, एक 0 से शुरू करे और दूसरा 6 पाई से, ऐसा। तब क्या होगा, उनका सेम फेज बोला जाएगा। आउट ऑफ फेज के अंदर वही होता है कि एक पार्टिकल, देखो यहाँ पर ही अगर मैं इसको आउट ऑफ फेज बनाना चाहूँ तो आउट ऑफ फेज कैसा हो जाएगा, देखो अपना, अगर हमारा एक पार्टिकल है, ये अपनी मीन पोजीशन है समझो, और अपना एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक पार्टिकल इधर जा रहा है और दूसरा पार्टिकल इधर जा रहा है। ऐसी सिचुएशन कितने बार आ सकती है, जब पहला वाला पार्टिकल देखो हमारा यहाँ से निकला था, ये ऐसा निकला, ऐसा गया, ये जाकर ऐसा पलट कर वापस आया, है ना, तब वो इस पोजीशन पे पहुँचा है 180 पे, 180 डिग्री पे, है ना। यहाँ पे कितना है 90, यहाँ पे कितना है 180, और यहाँ पे कितना है 270, है ना, ऐसा है। तो ये 180 पर है और ये कहाँ पे 0, इन्हें आप शुरू कर रहे हैं, तो ये आउट ऑफ फेज बोले जाएंगे, समझे बात को। या फिर ऐसे होगा कि ये और आगे जाएगा और आगे जाकर यहाँ जाता है और यहाँ जाकर पलट कर वापस आता है, ये वापस यहाँ पे आता है, तब हमारा पार्टिकल ये ऊपर वाला जो है वो ऊपर वाला पार्टिकल इधर जा रहा होगा, समझे, तब भी उनको आउट ऑफ फेज बोला जाएगा। तो या तो ऐसा होना चाहिए कि ये पार्टिकल जब शुरू कर रहा हो तो हमारे पार्टिकल ने देखो 0 से निकला 90, 90 से यहाँ पे आया 180, या तो ये 180 डिग्री पे होना चाहिए, मतलब पाए पर, या फिर एक और चक्कर मार के आओ, इधर जाओ, इधर से फिर इधर आओ, ऑपोजिट खड़े रहो, यानी कि पहले वाला जो शुरू कर रहा है उसको ऑपोजिट फेस होना चाहिए अपना, दोनों का फेस ऑपोजिट है, और ये इधर जा रहा है। अब तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये यहाँ से शुरू करा था, 360 पूरा किया, 360 के बाद गया आगे 90 गया और 90 से फिर इधर आया 450, यानी कि आप उसको बोलेंगे कि ये पाई पर था, उसके बाद 3 पाई इनके बीच में फेस डिफरेंस हुआ, फिर उसके बाद में 7 पाई हुआ, 5 पाई हुआ, तो तब ये उनकी शेप्स ऐसी आती है। तो इनको बोला जाता है आउट ऑफ फेज और इसको बोला जाता है सेम फेज, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से अभी फेज़ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो बस यही वाले कॉन्सेप्ट को जो है हम जो है तो डायग्राम में अच्छे से शो करते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन दिया है, राइट द इक्वेशन ऑफ SHM ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड A if the particle is at a/√2 at time t going towards the mean position। टूवर्ड्स द मीन पोजीशन वो जा रहा है और उसकी लोकेशन हमको बताई है, उसकी लोकेशन कौन सी है, लोकेशन है उसकी a/√2 पर खड़ा है वो। अब ये होता है अपना a और ये होता है 0 और ये होता है -a। अगर हम a/√2 को देखेंगे तो a/√2 का मतलब होता है, a/√2 बोले तो a/√2, √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो 1/1.414 बोले तो 0.707 a, मतलब 0.7 a के ऊपर है। तो हमारा पार्टिकल वो 0.7 a पर हो सकता है और वो जा रहा है मीन पोजीशन की तरफ, मतलब मीन पोजीशन इधर है ना, तो मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। तो मे बी वो पार्टिकल यहाँ हो सकता है, देखो 0.7 a का मतलब होता है शायद, ये देखो a है, ये 0.5 a होता है और ये 0.7 होता है, तो इसको अपन बोलेंगे यहाँ पर है हमारा पार्टिकल, ये होता है a/√2। लेकिन a/√2 तो इधर भी है, a/√2 लोकेशन इधर भी है ना, 0.7, ये देखो ये 0 है, ये 0.5 है, ये 0.7 है और ये 1 है, ऐसा है ना, ये माइनस में सब और ये प्लस में, इधर ये 0.5, 0.7 और 1 है ना, ये सारा प्लस में। तो अपन बोलेंगे कि 0.7 तो दो जगह है, तो कहाँ है हमारा पार्टिकल, हाँ हमारे पार्टिकल की तलाश की जाए, क्या वो इस पोजीशन पर है या वो इस पोजीशन पर है, क्या वो नंबर 1 पर है, क्या वो नंबर 2 पर है ना, ऐसा समझा जाएगा। अच्छा, इसको ही अगर मैं जो है तो बनाने की कोशिश करता हूँ साइनोसॉइडल वेव पर, तो देखो कैसा बनेगा। मैं पहले इक्वेशन लिखता हूँ, हमारी इक्वेशन के हिसाब से अगर x की वैल्यू हमने ली a/√2 है ना, a/√2, तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ x = a sin ऑफ ओमेगा t, है ना, a sin ऑफ ओमेगा t, ये मेरी इक्वेशन है। अगर ये मेरी इक्वेशन है तो मैं इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करता हूँ,
यानी एक्स की वैल्यू कितनी है a/√2, तो मैंने इसकी वैल्यू रखी a/√2 इज इक्वल्स टू a, और ये मैंने निकाला साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना, साइन ऑफ ओमेगा टी। और ऐसा ले लेते हैं कि साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई ले लेता हूँ मैं, आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है ये इक्वेशन, ओमेगा टी प्लस फाई। तो सिखा रहा हूँ मैं आपको ये पोजीशन, क्योंकि उसने बोला है हमारे को टाइम इज इक्वल टू टी पर, क्या बोला है देखो, टाइम इक्वल टू टी कैसे दिया उसने, कहाँ है क्वेश्चन हमारा, टाइम इक्वल टू टी देगा तो क्वेश्चन बदल जाएगा पूरा। ठीक है, मैं आपको टी वाला केस बाद में समझाता हूँ, पहले हम लेते हैं एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0, पहले ये समझो। अगर आपको ये समझाना तो टाइम टी इक्वल टू टी वाला भी समझेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पहले समझ लो। ये पहले हम ये दे रहे हैं कि टाइम टी इक्वल टू 0 पर वो a/√2 पर है, कहाँ पर है वो a/√2 पर है, समझ लो, ये देखो a/√2 पर, कब t इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल्स टू 0 पर। तो बस फिर हमारा तो काम बढ़िया आसान हो गया यहाँ पर। कैसे, इक्वेशन देखो, मैंने इसको लिख दिया इक्वेशन को, ये a ने a को मार दिया, ठीक है, और साइन ओमेगा टी, टी की वैल्यू कितनी कर दो, टी की वैल्यू 0 कर दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन फाई, और ये क्या बचेगा 1/√2, तो 1/√2 इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखूँगा साइन ऑफ फाई, है ना, ओमेगा टी तो चला गया, अब बचा साइन फाई, तो मुझे फाई की वैल्यू चाहिए, तो फाई की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ यहाँ सर, फाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, ऐसा हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं इसके अंदर में कि फाई की जो वैल्यू है 1/√2 साइन कब आता है, बोलो बोला, तो हम बोलेंगे π/4 पर भी आता है ना, और 3π/4 पर भी आता है। 3π/4 मतलब 0.75 पाई, है ना, ऐसे होता है। कितने डिग्री हो रहा है ये हो रहा है कुछ तो 45 डिग्री, और 3 बार 45 बोले तो 135 डिग्री। अब ये दोनों केसेस पे हमारा जो पार्टिकल है हो सकता है, यानी कि उसका इनिशियल फेज क्या आ रहा है, या तो 45 आ रहा है या तो 135 आ रहा देखो ज़रा 135 किधर होगा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ से निकला था यहाँ गया, तो ये हुआ 45। और मैं इसको बोल सकता हूँ, अच्छा हमने और केसेस भी ले लिए क्या, चलो इसको हटाओ साइड में, आपको इजी का समझाता हूँ। पहले फर्स्ट वाला ये निकला ना, सेकंड पोजीशन कहाँ है उसकी, फर्स्ट पोजीशन 0.7, तो वो 0.7 से दूर जा रहा है या 0.7 से वापस आ रहा है, ये लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है ना। देखो जाते वक्त यहाँ से निकला 0 से निकला, ये हुआ कुछ तो वीडियो यहाँ यहाँ तक के पहुँचा, और यहाँ से ये एंगल कितना हुआ, अभी यहाँ पहुँचा हुआ कितने 45 डिग्री, है ना, यहाँ पहुँचेगा तो 90 डिग्री, उसके बाद वापस आएगा 135, और वापस आएगा तो 180, यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा, समझे। 0 यहाँ पे कितना, यहाँ पे जब आया वो तो 45 डिग्री हुआ था, ये वापस आया तो 135 डिग्री हुआ, ऐसे हुआ। तो बस मुझे ये चेक करना है कि जब मैं हमारा पार्टिकल a/√2 पर है, a/√2 बोला गया हमको ना, a/√2 माइनस a/√2 बोलता तो हम पीछे वाला भी लेते थे, लेकिन ये हो गया a/√2, तो a/√2 पर अगर हो तो 45 या 135 दोनों में से कोई एक वैल्यू पर वो हो सकता है, या तो वो 45 पर या तो 135 पर। लेकिन कैसे पता चलेगा क्या वो जा रहा है या वो आ रहा है, कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी चेक करते हैं। अगर हमारी वेलोसिटी चेक करते हैं तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आता है, देखो एट t इक्वल्स टू 0 अगर हम वेलोसिटी निकालते हैं तो v लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, वो चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन कहाँ है हमारा, देखो ज़रा, क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है गोइंग टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। गोइंग टूवर्ड्स द मीन पोजीशन मतलब ओ हो, ये तो ये आ रहा है ना, मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है, वेलोसिटी इज लेस देन 0 है, बिकॉज कमिंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन है, कमिंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन। अगर वो बोलता कि मीन से दूर जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो v पॉजिटिव होता। v नेगेटिव कब होगा हमारा, v नेगेटिव कब होगा, तो हम देखते हैं कि अगर हमारा v नेगेटिव है तो ये π/4 पर तो नहीं होता है नेगेटिव, v नेगेटिव यहाँ होता है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, मेंशन करूँ इसको, तो यहाँ पर v हमारा होता है पॉजिटिव और यहाँ पर v हमारा होता है नेगेटिव, समझे। यहाँ पर v पॉजिटिव होता है और यहाँ पर v नेगेटिव होता है, समझे बात को। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको लेना चाहिए कि फाई की वैल्यू जो होगी वो 3π/4 ये सही है, ये लेना चाहिए। π/4 को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, π/4 रिजेक्टेड। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है
कि वो मीन की तरफ आ रहा है। अगर वो मीन से दूर जा रहा होता तो हम ले लेते π/4, 3π/4 ना लेते, ठीक है। मतलब हमारा वैल्यू कितना आया था, π/4, यानी कि π/4 और 3π/4, यानी कि अगर मैं उसको साइनोसाइडल वेव में बताऊँ तो देखो ज़रा, साइनोसाइडल वेव में देखो, कहाँ है हमारी लोकेशन, π/4 की लोकेशन कहाँ है, तो हम बोलेंगे ये 90 होता है, π/4 यहाँ होता है, ये होता है π/4, समझे, यहाँ पे π/4 है, ये π/2 है, उसका आधा होता है ना ये तो, और फिर ये हो जाएगा पाई 135 का एंगल बोले तो किधर जाएगा वो, ये 180 डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री है तो ये यहाँ आएगा। मतलब अगर मैं वैल्यू लेता हूँ ये देखो a/√2, तो a/√2 यहाँ पर भी करस्पॉन्डिंग होता है, यहाँ भी करस्पॉन्डिंग होता है। क्या ये लेना चाहिए कि ये लेना चाहिए, लोकेशन नंबर 1 या 2, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी एज हमारी नेगेटिव है, वेलोसिटी लेस देन 0 है, इसलिए हमको ये लेना चाहिए, क्योंकि इसमें वेलोसिटी नेगेटिव है। देखो स्लोप नीचे आ रहा है ना, तो वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी इज नेगेटिव, समझे, ऐसा होता है। तो ये सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाले को छोड़ देना पड़ेगा, ऐसा होगा। तो ये तरीका तो हुआ हमारा इक्वेशन वाला। अगर मैं इसको आपको समझाऊंगा कि आप इसको बना सकते थे फेज़र से भी, और फेज़र से तो उससे आसान तरीका एकदम। देखो ज़रा, फेज़र से हमको क्या करना चाहिए, हमने जो रूल सीखे वो क्या है, पार्टिकल को यहाँ से शुरू करवाओ, ये उसकी पोजीशन होनी चाहिए, इनिशियल पोजीशन, यहाँ से रेफरेंस पोजीशन, मैंने कहा था इसको रेफरेंस से शुरू करो, क्लॉकवाइज लेके जाओ, ठीक है ना, क्लॉकवाइज लेके जाओ। तो यहाँ पर जब वो आएगा a/√2 पर, क्योंकि ये वाला पॉइंट होता है a, ये वाला पॉइंट होता है -a, ये होता है a/√2। a/√2 बोले तो देखो ना, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मतलब ये ऑसिलेशन भी तो कर रहा है ना, एक ऑसिलेशन कर रहा है, तो ये क्या होगा 0, ये क्या होगा आपका, ये होगा a, तो ये 0.7 है ना, 0.7 है बोले तो a/√2 यहीं तो आएगा, a/√2 यहीं तो आएगा। तो मेरा पार्टिकल यहाँ कब कब होता है, तो मैं बोलता हूँ कि जब जब उसका मन करता है। ऐसा है क्या, नहीं, ये लाइन को ऐसा करस्पॉन्डिंग वर्टिकल लाइन खींचो, एक ये पोजीशन पर और एक ये पोजीशन पर। जब वो पार्टिकल हमारा यहाँ होगा, ये वाला, जब वो इतने एंगल पर होगा, ये फाई एंगल है हमारा, तब भी वो ये एंगल कितना होगा, तो फिर अगर ये a/√2 है और ये a है तो ये एंगल 45 है। चेक करो ना, ट्रिग्नोमेट्री है ना वो बेटे, हाँ क्या मसला है इसमें। ये कितना है a/√2 और ये कितना है, इसको क्या दिया, इसको a दिया, तो फिर चेक करो फिर ये एंगल कितना है, तो ये 45 हुआ। और दूसरी बार ये, तो देखो यहाँ से निकला, यहाँ पे कितना है 45 एंगल, यहाँ कितना एंगल है 90, यहाँ एंगल कितना है 135, यहाँ कितना है 180। अब समझा, ऐसे होता है, ऐसे होता है क्वेश्चन। तो आप उसको अगर यहाँ से देखते हो तो आप इसमें से बोल सकते हो। और उसकी वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव, नेगेटिव वेलोसिटी कहाँ होती है, तो हम बोलते हैं कि यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव होती है इस सेक्शन पे। तो ये वाला हमारा पॉइंट है सही वाला, तो हम बोलेंगे कि ये 135 हमारा एंगल होगा, समझे। ये वेलोसिटी इधर होती है इसकी, नेगेटिव वेलोसिटी। बस वेलोसिटी के ऊपर से मालूम पड़ता है कि वो कहाँ है बोल के, तो नहीं तो उसकी तो 2 लोकेशन आ रही है ऐसी, समझे। तो यहाँ तक के था हमारी बात कि फेज़र को मैंने समझाया। इसके अगले लेक्चर में भी बहुत सारे मैं न्यूमेरिकल्स इसी से रिलेटेड लेने वाला हूँ। और जो एपिसोड 8 में हमने एक न्यूमेरिकल जो छोड़ दिया था, वो न्यूमेरिकल भी मैं अगले लेक्चर में लेने की कोशिश करूँगा। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसके साथ में ये लेक्चर अभी पूरा कर नहीं सकते हम यहाँ पर, तो कंप्लीट करना पड़ेगा हमको यहीं पर अभी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।